नमस्कार दोस्तों, पीएससी पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रसायन शास्त्र का जो अगला टॉपिक है, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। रासायनिक साम्य की गतिक जो प्रकृति है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखते हैं सबसे पहले उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रियाएं। हमारा पहला टॉपिक है उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रियाएं। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस या रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। क्या होता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया, किसको हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे और किसको हम अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय जो रासायनिक अभिक्रियाओं को बांटा गया है वो किसने बांटा है। तो बर्थलोट नाम का एक रसायनज्ञ है, जिन्होंने पूरे जो रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती है उनको दो बड़े विभाग में क्या किया था, बांट दिया था। एक को हम क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया, और एक को हम कहते हैं अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया। किसने बताया, किसने इसको दो प्रकार में बांटा था? बर्थलोट ने। तो ये भी हमको याद रखना है, क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया किसे कहा जाता है, इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन क्या होता है। अनुत्क्रमणीय को सबसे पहले हम समझ लेते हैं, एक समझने के बाद दूसरा हमको आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रियाएं या इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन क्या होता है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो सिर्फ एक ही दिशा में चलती है और जो पूर्णता को प्राप्त करती है। मतलब ऐसे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें क्रियाकारक से क्रियाफल का निर्माण होता है। क्रियाफल से फिर से या पुनः क्रियाफल का निर्माण नहीं हो सकता। तो ऐसे रासायनिक अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रियाएं, इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। इरिवर्सिबल कहने का मतलब यही है कि ये रिवर्स प्रोसेस नहीं होता इसमें, मतलब फिर से क्रियाफल से क्रियाकारक नहीं बन सकता। सिर्फ इसमें क्या होगा, क्रिया जो कारक है, जो रिएक्टेंट जो होते हैं, उनसे सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट से फिर से रिएक्टेंट नहीं बन सकता। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन या अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। तो इसका हम डेफिनेशन यही बताएंगे कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो सिर्फ एक ही दिशा में चलती है और जो पूर्णता को प्राप्त करती है। पूर्णता को प्राप्त करने का मतलब अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती है इनमें क्रियाकारक पूरा का पूरा क्रियाफल में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि इनमें किसी प्रकार का साम्य स्थापित नहीं होता, जिसके कारण क्या होता है कि क्रियाफल फिर से क्रियाकारक में परिवर्तित नहीं हो सकता। इसलिए जितना भी क्रियाकारक हम अभिक्रिया में यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं, वो पूरा का पूरा किस में परिवर्तित हो जाता है, क्रियाफल में परिवर्तित हो जाता है। तो इसीलिए ये जो अभिक्रिया है इसको हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। या इसका दूसरा डेफिनेशन ये बता सकते हैं कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें क्रियाकारक से क्रियाफल का निर्माण होता है, परंतु तो अनुत्क्रमणीय रासायनिक जो अभिक्रियाएं हैं इसका हम डेफिनेशन जो है क्या क्या बता सकते हैं। एक तो ये हुआ कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो सिर्फ एक ही दिशा में चलती हैं और पूर्णता को प्राप्त करती हैं, उन्हें हम अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। या दूसरा डेफिनेशन हम बता सकते हैं कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें क्रियाफल से क्रियाकारक से क्रियाफल का निर्माण होता है, परंतु क्रियाफल फिर से क्रियाकारक में परिवर्तित नहीं हो सकता। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। अब आते हैं अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रियाओं में
और क्या क्या जो विशेषताएं हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो है एक दिशात्मक होती है। एक दिशात्मक मतलब सिर्फ एक ही दिशा में चलती है। क्रियाकारक से क्रियाफल, क्रियाफल से क्रियाकारक नहीं बनता, सिर्फ क्रियाकारक से क्रियाफल बनता है। मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। ये एक दिशात्मक है। R से P का निर्माण हो सकता है, P से R का निर्माण नहीं हो सकता। तो पहला जो हम गुण लिखेंगे कि ये जो होती है एक दिशात्मक, एक दिशात्मक, और इसीलिए हम इसको सिंगल एरो या एक तीर से ही क्या करते हैं, दर्शाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ही तीर से हम लिखते हैं अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रियाओं को। दूसरा है कि अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रियाओं में साम्य स्थापित नहीं होता। साम्य क्यों स्थापित नहीं होता? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा में अभिक्रिया होती है। साम्य तभी स्थापित हो सकता है जब एक साथ दोनों दिशाओं में अभिक्रियाएं हो। मतलब R से P भी बने और P से R भी बने, तभी साम्य स्थापित हो सकता है। साम्य मतलब एक समान। तो एक समान स्थिति हम कब कर सकते हैं? जब दो चीज़ें एक साथ हो, तभी हम दोनों की तुलना कर सकते हैं और हम बताएंगे कि दोनों एक बराबर है। तो साम्य की स्थिति इसमें नहीं होती। तीसरा जो पॉइंट है कि सामान्यतः जो अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती है, सामान्यतः बोला जा रहा है, हमेशा नहीं, सामान्यतः जो अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती है रासायनिक अभिक्रियाएं विषमांगी प्रकृति या विषमांगी प्रकार के होते हैं। विषमांगी कहने का मतलब क्या होगा? विषमांगी कहने का मतलब ये है कि क्रियाकारक और क्रियाफल दोनों अलग अलग भौतिक अवस्था में होते हैं। या ये भी हो सकता है कि अगर दो से ज़्यादा तो क्रियाकारक होंगे ही। अगर क्रियाकारक दो से ज़्यादा है तो दोनों के दोनों अलग अलग भौतिक प्रावस्था में हो सकते हैं। भौतिक प्रावस्था मतलब अगर एक ठोस है तो दूसरा गैस होगा, एक गैस है तो दूसरा लिक्विड भी हो सकता है। वैसे ही प्रोडक्ट जो बन रहा है, अगर रिएक्टेंट ठोस है तो हो सकता है प्रोडक्ट जो है गैसीय अवस्था में प्राप्त हो। तो अलग अलग अगर भौतिक प्रावस्था में होते हैं तब उसको हम विषमांगी बोलते हैं। तो ये जो अभिक्रिया है अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया, ये विषमांगी प्रकार के होते हैं। और चौथा पॉइंट ये है कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया हैं, अनुत्क्रमणीय जो रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती है वो पूर्णता को प्राप्त करती है। पूर्णता को प्राप्त करने का मतलब होता है कि जितने भी प्रोडक्ट रिएक्टेंट है, जो भी हमारे पास अभिकारक है, वो पूरा का पूरा प्रोडक्ट में परिवर्तित होगा और अभिक्रिया रुक जाएगी। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या क्या गुण होते हैं, या इन गुणों के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि ये जो अभिक्रिया है वो अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया है। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी आता है एग्जाम्पल से, जो कि पिछले बार SCF एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो इसके क्या एग्जाम्पल है? तो ज़्यादातर जो अवक्षेप निर्माण होता है, जिन अभिक्रियाओं में अवक्षेप बनता है, वो रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं वो अनुत्क्रमणीय प्रकार की होती है। अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया है ना। तो इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो इसका उदाहरण है, एक तो हम देख सकते हैं क्या, एक एग्जाम्पल है हमारे पास NaCl प्लस AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड, इनकी जब हम अभिक्रिया कराते हैं NaNO3 और AgCl का निर्माण होता है और अवक्षेप बनता है। तो ये एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में
इन दोनों के बीच रासायनिक अभिक्रिया अगर हम कराएंगे तो फिर से NaCl और AgNO3 हमको प्राप्त नहीं होगा। तो ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण है। रेडॉक्स रिएक्शन हो गया SnCl2 ठीक प्लस 2FeCl3। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, जो ऋण विद्युतीय तत्व है उसका मतलब चार्ज का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, SnCl4 बन जाएगा। क्लोरीन को ये क्या कर लेगा, ग्रहण करेगा और इससे क्या हो जाएगा, एक ऋण विद्युतीय तत्व इसमें से कम हो जाएगा तो FeCl2 बन जाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये सभी जो है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के उदाहरण हैं। 2H2O तो ये बन जाता है 2H2 और O2, ये भी एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण है। इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल है, जैसे जिंक विस्थापन अभिक्रिया और H2SO4 तो ZnSO4 बनेगा और H2 हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। तो ये भी एक क्या है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का ही एग्जाम्पल है। इसी तरीके से आप और एग्जाम्पल बता सकते हैं, BaCl2 बैरियम क्लोराइड की अभिक्रिया जब H2SO4 के साथ कराएंगे तो बैरियम सल्फेट का क्या बनेगा, अवक्षेप बनेगा, प्रेसिपिटेट बनेगा और 2HCl का निर्माण होता है। इन दोनों के बीच अगर फिर से रिएक्शन कराया जाए तो ये हमको प्राप्त नहीं होगा, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। तो ये है एग्जाम्पल है अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं का। अब उसके बाद हम देखेंगे उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो क्वेश्चन जो है यहाँ से कैसे पूछा जाता है, ऐसे हमको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, 4 रिएक्शन दिया रहेगा और उसमें से पूछा जाएगा निम्नलिखित में से अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कौन सी है। या ये पूछा जा सकता है कि ऐसे 4 रिएक्शन दिए रहेंगे जिसमें से 3 उत्क्रमणीय होगा और 1 अनुत्क्रमणीय होगा, उसमें से पूछा जाएगा अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया निम्न में से कौन सी है। तो हमको उसमें पता होना चाहिए कि कौन सी अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण है। अब देखते हैं उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रियाएं। उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रियाएं, इसको बोलते हैं रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। रिवर्सिबल मतलब नाम से ही समझ में आता है कि ये रासायनिक अभिक्रिया रिवर्स होता है, मतलब इसमें क्रियाकारक से क्रियाफल बनेगा, फिर क्रियाफल से पुनः क्रियाकारक बनता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन भी कहते हैं। और इसका डेफिनेशन अगर हमको पूछा जाए तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में चलती है और कभी भी पूर्णता को प्राप्त नहीं करती, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। या इसका दूसरा डेफिनेशन हम बता सकते हैं कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक जो है उत्पाद में परिवर्तित होता है तथा उत्पाद पुनः अभिकारक में परिवर्तित हो जाता है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। अब इसकी क्या क्या गुण हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, तो इसमें सबसे पहला तो ये कि ये दोनों दिशाओं में चलती हैं, ठीक है। तो दोनों दिशाओं में चलने के कारण इसको 2 तीरों से दर्शाया जाता है, 2 दिशात्मक होता है ये, 2 दिशात्मक होने के कारण इसको 2 तीर से दर्शाया जाता है और दोनों तीर का जो डायरेक्शन है, जो दिशा है, वो एक दूसरे के विपरीत होने चाहिए। इसमें से एक तीर जो है अग्र अभिक्रिया को दर्शाता है और जो नीचे वाला तीर है उसको बोलते हैं प्रतीप अभिक्रिया या पश्च अभिक्रिया। मतलब ये जो ऊपर वाला तीर है जिसे हम अग्र अभिक्रिया कह रहे हैं, अग्र अभिक्रिया का मतलब होता है जो अभिक्रिया पहले शुरू होती है, मतलब पहले क्या बनेगा, अभिकारक से उत्पाद का निर्माण होता है, तो इसको हम अग्र अभिक्रिया कहते हैं। फिर जब उत्पाद एक निश्चित मात्रा में बन जाएगा तो फिर से उत्पाद से क्या बनना शुरू हो जाता है,
अभिकारक बनना शुरू हो जाता है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? पश्च अभिक्रिया कहते हैं। पश्च या प्रतीप अभिक्रिया भी कहा जाता है। और ये इस प्रकार से दोनों दिशाओं में होने वाली अभिक्रिया है, इसीलिए हम इसको उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि इन अभिक्रियाओं में साम्य स्थापित होता है। साम्य स्थापित होने का मतलब क्या है? अब तो ये हम आगे और डिटेल से देखेंगे। साम्य स्थापित होने का मतलब एक स्थिति ऐसी आएगी कि अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया का जो दर है, जो वेग है, जो कि दर क्या होता है, वेग क्या होता है, ये इससे पहले वाला जो वीडियो है उसमें मैंने बताया है कि उस पर एक वीडियो बना चुका हूँ मैं कि रासायनिक अभिक्रिया का दर का क्या होता है और दर कैसे ज्ञात किया जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया का दर या जो वेग है अग्र और पश्च का, जब दोनों बराबर हो जाता है तो उस समय साम्य स्थापित होता है। उसी को हम साम्य स्थापित होना कहते हैं। तो ये हमको उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि साम्य तभी स्थापित हो सकता है जब दो रिएक्शन एक साथ हो। तीसरा, ये जो उत्क्रमणीय जो अभिक्रियाएं होती है ये कभी भी पूर्णता को प्राप्त नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जब R से P बनता है तो एक निश्चित सांद्रता के बाद P से R बनना शुरू हो जाता है, और R से P बनने का प्रोसेस भी चलता रहेगा और P से R बनने का जो प्रोसेस है वो भी लगातार चलता रहेगा। तो जब तक R पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक अभिक्रिया ख़त्म नहीं होगी, अभिक्रिया रुकेगा नहीं, पूर्ण नहीं होगा। तो यहाँ पर R तो कभी फिनिश हो ही नहीं सकता, पूरी तरीके से इसका सांद्रण जीरो नहीं हो सकता। तो ये प्रोसेस क्या होगा? लगातार चलता ही रहेगा। इसीलिए इसमें इन रासायनिक जो अभिक्रियाएं हैं, उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं उनमें पूर्णता नहीं होती। ये रासायनिक जो अभिक्रियाएं हैं ये विसमांगी और समांगी दोनों प्रकार की हो सकती है। दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं हो सकती है। ठीक है, तो ये समांगी भी हो सकती है, विसमांगी भी हो सकती है। समांगी और विसमांगी होने का मतलब क्या है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि इसमें अगर समांगी अभिक्रिया है तो मतलब क्या होगा? उत्पाद और जो प्रोडक्ट है, मतलब अभिकारक जो है और जो उत्पाद में जो बन रहे हैं तत्व या पदार्थ, सभी के सभी एक ही प्रावस्था में होते हैं। भौतिक प्रावस्था में सभी के सभी गैसीय अवस्था में होंगे, या सभी के सभी द्रव अवस्था में होंगे, या सभी के सभी ठोस अवस्था में होंगे, तो उसको हम समांगी अभिक्रिया कहेंगे। और विसमांगी का मतलब वही है कि या तो कोई भी एक जो पदार्थ है अभिकारक का या उत्पाद का, वो अलग दूसरी प्रावस्था में होगा, मतलब अलग अलग प्रावस्था में अगर है ना R और P, तो अब उसको हम क्या कहेंगे? विसमांगी उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। तो यह है उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया। इसमें क्या क्या हमको गुण है ये चीज़ याद रखना है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है यहाँ से भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से गुण जो है उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रियाओं में नहीं होता। 3 दे दिए रहेंगे जो इसमें गुण है वो, और एक जो है नहीं रहेगा। तो ये हमको पता होना चाहिए। अब आते हैं एग्ज़ाम्पल, उदाहरण, क्योंकि उदाहरण भी बहुत ही ज़रूरी है। और ज़्यादातर जो गैसीय अवस्था में जो अभिक्रियाएं होती हैं वो अधिकांश अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया होती है। और उत्क्रमणीय अभिक्रिया कराने के लिए किसी भी गैसीय अभिकारक को हमको बंद पात्र में अभिक्रिया कराना पड़ेगा। अगर खुले पात्र में हम अभिक्रिया कराएंगे तो वह अभिक्रिया जो है उत्क्रमणीय नहीं होगा, क्योंकि गैस बनने के बाद वो वायुमंडल में चला जाएगा, जिससे कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया नहीं हो पाएगी। तो बंद पात्र में ही हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया करा सकते हैं अगर गैसीय अभिकारक है तो देखते हैं उदाहरण में। तो सबसे पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि H2 + I2, हाइड्रोजन और आयोडीन, इन दोनों की अभिक्रिया कराने से 2HI बनता है, हाइड्रोजन आयोडाइड। ये पहला एग्जाम्पल है। ये गैसीय अभिकारक है। तो इस तरीके की जो अभिक्रिया है इसको हमको बंद पात्र में कराना होगा। इसी तरीके से N2 + 3H2, ये है अमोनिया निर्माण की हैबर विधि।
इस अभिक्रिया में अमोनिया का निर्माण होता है इस तरीके से। तो ये भी एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। अब उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहने का मतलब ये है कि जब H2 और I2 की अभिक्रिया कराते हैं तो 2HI बनता है, लेकिन HI से पुनः जो है H2 और I2 भी बनना प्रारंभ हो जाता है। इसी तरीके से PCl5 से PCl3 और Cl2 बनता है। यहाँ पर जब हम PCl5 को गर्म करते हैं तो क्या होता है, इसका वियोजन होता है और PCl3 और Cl2 बनता है। यही चीज़ अगर हम इस रिएक्शन में क्या करेंगे, जैसे ही तापमान को कम करेंगे तो Cl2 और PCl3 आपस में मिलकर फिर से क्या बनाने लगते हैं, PCl5 बनाने लगते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये जो अभिक्रिया है वो दोनों दिशाओं में होती है, मतलब PCl5 से PCl3 और Cl2 भी बनता है और दोनों की अभिक्रिया से PCl5 पुनः बन सकता है, हमको प्राप्त हो सकता है। इसी तरीके से N2 + O2, इससे भी हमको 2NO प्राप्त होता है। तो ये जो अभिक्रिया है इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। CaOCl2 है ना, ये जो अभिक्रिया है इसमें क्या होगा, CaCl2 CaCO3 और इसमें क्या बनेगा, CaO + CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ये अभिक्रिया भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी जब हम इसको बंद पात्र में कराएंगे, क्योंकि CO2 जो है गैसीय प्रावस्था में होता है। अगर इसको खुले पात्र में ये अभिक्रिया को कराया जाएगा तो CO2 वायुमंडल में चला जाएगा, जिससे पुनः इन दोनों के बीच अभिक्रिया नहीं हो पाएगी और CaCO3 का निर्माण नहीं होगा। तो ये हो गया। इसी तरीके से CH3COOH एसिटिक एसिड की अभिक्रिया जब हम C2H5OH से कराएंगे तो इससे एथिल एसीटेट का निर्माण होगा, CH3COO C2H5 और H2O। ये जो अभिक्रिया है ये भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, मतलब आप इधर H2O की मात्रा को बढ़ाते जाएंगे तो ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके फिर से क्या बना लेंगे, एसिटिक एसिड और एथिल अल्कोहल में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी तरीके से 2Na2O + 2H2 तो क्या बन जाएगा, 4NaOH + NaOH का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये O2 का निर्माण होगा। इस तरीके से ये अभिक्रियाएं होती है जो कि एक उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं का उदाहरण है। इन सभी उदाहरणों को हमको याद करना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में कहीं यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। 4 एग्जाम्पल दिया जाएगा और जब क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्ज़ाम में तो वहाँ पर 2 तीर नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि 2 तीर अगर लगा देंगे तो हम उसको देखकर तुरंत समझ जाएंगे कि वो अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसलिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा सिंगल एरो के साथ ही पूछा जाएगा, क्योंकि जनरली उत्क्रमणीय अभिक्रिया को जब हम लिखते हैं तो भी उस समय सिंगल एरो ही के साथ लिखते हैं। और जब हमको स्पेशल विशेष रूप से बताना है कि वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है तभी हम क्या करते हैं, 2 तीर का उपयोग करते हैं। तो इसीलिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो एक सिंगल तीर, एक ही तीर से या सिंगल एरो से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसलिए वहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि कोई भी जो रिएक्शन सिंगल एरो के साथ भी अगर एग्ज़ाम में है तो उसको हमको समझना है कि वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण है कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण है। ये हो गया उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रियाएं। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं
में साम्य, उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में साम्य अवस्था का मतलब क्या होता है? तो साम्य अवस्था का मतलब क्या होता है, तो इसको हम ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्राफ से समझ सकते हैं। देखिए, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ होती है, जैसे समय हो गया और वाई एक्सिस में हम ले लेते हैं सांद्रता को, सांद्रता या कॉन्सेंट्रेशन। तो देखिए, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया, जैसे उदाहरण के लिए R रिएक्टेंट है, अभिकारक है, इससे बन रहा है P, और ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो जब अभिक्रिया प्रारंभ होगी तो उस समय R की सांद्रता क्या होगी? अधिकतम, और P की सांद्रता क्या होगी? न्यूनतम। मतलब R जो है उसकी सांद्रता मान लिया जाए यहाँ तक है। जब हम अभिक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं, मतलब समय क्या है अभी? 0 शुरुआत में, तब क्या होगा? R की जो सांद्रता है वो अधिकतम है और P की सांद्रता कितनी होगी? 0, क्योंकि P अभी प्रोडक्ट बना नहीं है, अभी अभिक्रिया शुरू नहीं हुई। अब जैसे ही अभिक्रिया प्रारंभ होती है, जैसे जैसे समय व्यतीत होते जाएगा, क्या होगा? R जो है P में परिवर्तित होते जाएगा, मतलब अभिकारक से उत्पाद बनता जाएगा। तो जब अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होते जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि अभिकारक की जो सांद्रता है वो समय के साथ क्या होगी? कम होते जाएगी। अभिकारक की सांद्रता जैसे जैसे समय आगे बढ़ते जाएगा, इसकी सांद्रता कम होने लगेगी। क्यों कम होगी? क्योंकि अभिकारक किस में परिवर्तित हो रहा है? उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। तो R की जो मात्रा है, R की जो सांद्रता है, वो समय के साथ कम होते जाता है। और इस तरीके से ग्राफ हमको क्या मिलेगा? नीचे की ओर आते हुए मिलेगा। और P की सांद्रता समय के साथ क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। तो P की सांद्रता इस तरीके से समय के साथ बढ़ते जाएगा। और अभिक्रिया दर वाला जो चैप्टर है, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के दर के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि जैसे जैसे समय व्यतीत होते जाता है, जैसे जैसे अभिकारकों की सांद्रता कम होने लगती है, वैसे वैसे अभिक्रिया का दर भी क्या होने लगता है? कम होने लगता है। तो अभिक्रिया का दर क्या हो रहा है? अभिक्रिया का दर कम होते जा रहा है। R से P बनने का जो दर है, जो वेग है, वो क्या होते जा रहा है? समय के साथ कम होते जा रहा है। जैसे सांद्रता कम हो रहा है, वैसे ही अभिक्रिया का वेग भी कम होते जाएगा। लेकिन P के लिए क्या हो रहा है? सांद्रता में वृद्धि होते जा रही है। समय के साथ सांद्रता में क्या हो रही है? वृद्धि होगी। तो समय के साथ इस तरीके से सांद्रता बढ़ते जाएगा, जिससे P से R बनना प्रारंभ हो जाएगा। जैसे ही R से P बनेगा, P से R बनना भी प्रारंभ हो जाता है। और इसकी सांद्रता में वृद्धि होने के बाद जब P से R बनेगा तो ये अग्र अभिक्रिया है और ये पश्च अभिक्रिया। अब दोनों अभिक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, लेकिन अग्र अभिक्रिया का जो दर होता है वो शुरू में अधिक होता है, प्रारंभ में अधिक होता है। धीरे धीरे करके अग्र अभिक्रिया का वेग कम होते जा रहा है, क्योंकि R की सांद्रता कम हो रही है। लेकिन P की सांद्रता समय के साथ बढ़ते जा रही है, वृद्धि हो रही है। तो पश्च अभिक्रिया का जो दर है वो प्रारंभ में कम रहता है, उसके बाद धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है, क्योंकि सांद्रता में वृद्धि होते जा रहा है। तो इधर वेग कम हो रहा है, इधर वेग ज़्यादा हो रहा है। तो एक समय ऐसे आएगा कि दोनों का वेग क्या होगा? एक बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक जो है नीचे आ रहा है और एक ऊपर जा रहा है। तो दोनों के दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या होंगे? टकराएंगे। तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि उस समय अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया दोनों का जो वेग है, दोनों का जो दर है, वो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो जब दोनों का दर जिस समय बराबर हो जाता है, उसी समय को हम क्या बोलते हैं कि रासायनिक जो अभिक्रिया है वो साम्य अवस्था में पहुंच चुकी है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो अग्र अभिक्रिया है और जो पश्च अभिक्रिया है, उन दोनों का वेग क्या हो चुका है? बराबर हो चुका है। तो उसी स्थिति को हम क्या कहते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया या उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया साम्य अवस्था की स्थिति में है। साम्य अवस्था की स्थिति कहने का मतलब ही यही है कि उस समय अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया दोनों का जो वेग है, दोनों का जो दर है, वो एक बराबर होगा। अब यहाँ पे देखिए, ये अग्र अभिक्रिया
और ये पश्च अभिक्रिया, इन दोनों को के दर को दर्शा रहा है। ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में सांद्रता बटे समय, सांद्रता में परिवर्तन बटे समय को ही हम अभिक्रिया का दर या वेग कहते हैं। तो आप देख सकते हैं अग्र अभिक्रिया का जो दर है वो समय के साथ कम होते जा रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि सांद्रता कम हो रही है। और इसी तरीके से पश्च अभिक्रिया का जो दर है वो समय के साथ बढ़ते जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इसकी सांद्रता में समय के साथ वृद्धि हो रही है। तो अब डेफिनेशन अगर आपको पूछा जाए कि रासायनिक साम्यावस्था क्या होता है, तो बता सकते हैं कि किसी भी उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया की साम्यावस्था में होने का मतलब क्या है, अर्थ क्या है कि अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया का दर एक समान होता है। मतलब वह स्थिति जब किसी भी उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया में अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया का दर एक समान होता है, तो उस स्थिति में ही हम क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया साम्यावस्था में है कहते हैं। तो साम्यावस्था में होने का मतलब है कि अग्र अभिक्रिया पश्च अभिक्रिया इन दोनों का दर एक समान है। R से P बनने का और P से R बनने का जो दर है वो एक समान है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, अभिक्रिया दोनों दिशाओं में एक बराबर वेग से चल रही है। तो इसीलिए यहाँ पे हमको कुछ विशेषताएं हैं रासायनिक साम्यावस्था के, वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो सबसे पहली विशेषता तो ये है कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया साम्यावस्था में होती है तो उस समय अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया इन दोनों का जो दर है, इन दोनों का जो वेग है वो क्या होता है, बराबर होता है, एक समान दर से या एक समान वेग से चलते हैं। दूसरा पॉइंट, साम्यावस्था की स्थिति में जो क्रियाकारक है और जो क्रियाफल है, मतलब जो रिएक्टेंट है और जो उत्पाद है, इन दोनों का भार स्थिर रहता है। भार स्थिर रहने का मतलब ये है कि जितनी मात्रा में R से P बनता है उतनी ही मात्रा में P से R भी बनता है। क्योंकि दर एक समान है इसलिए दोनों अभिक्रियाओं का जो वेग है वो एक समान होता है। तो इसका मतलब यही है कि दोनों की सांद्रता में परिवर्तन भी एक समान होगा। तो इसलिए भार जो होता है साम्यावस्था में, जब साम्यावस्था में है तब के लिए है ये कि दोनों का जो भार होगा वो स्थिर होगा। स्थिर होने का मतलब ये है कि परिवर्तित नहीं होता। तो भार जो होगा वो क्या होगा, स्थिर होगा दोनों का, किसका, क्रियाकारक और क्रियाफल। तीसरा जो पॉइंट है कि ताप, दाब और सांद्रण, इन तीनों में परिवर्तन करके हम साम्यावस्था की जो स्थिति है उसको क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। मतलब किसी भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में जो साम्यावस्था में है उसमें के ताप में या दाब में या सांद्रण में, तीनों में से किसी एक चीज़ में हम परिवर्तन करते हैं तो जो साम्यावस्था है वो बदल जाती है। मतलब जैसे हमको इस पॉइंट पे मिला था साम्यावस्था, अगर हम ताप दाब को परिवर्तित कर देंगे तो यही साम्य की स्थिति कब आएगी, हो सकता है कि पहले ही आ जाए इस तरीके से पहले ही आ जाए, या ये भी हो सकता है कि ये थोड़ा देर के बाद आए। तो साम्यावस्था जो है वो तो आएगा, किसी न किसी समय तो आएगा ही, लेकिन उसका जो साम्यावस्था की जो स्थिति है, जो समय है, वो क्या हो जाएगा, बदल जाता है। ताप में या दाब में या सांद्रण, इन तीनों में से किसी भी चीज़ में हम परिवर्तन करेंगे तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया में साम्यावस्था की स्थिति को बदला जा सकता है। यहाँ तक कि ताप दाब या सांद्रण को हम नियंत्रित कर लें तो अभिक्रिया की दिशा को ही बदल सकते हैं। जैसे अग्र अभिक्रिया चल रही है, हम चाहते हैं कि अग्र अभिक्रिया ना हो, पश्च अभिक्रिया हो, तो ताप दाब और सांद्रण में हम इस तरीके से परिवर्तन करेंगे कि P से सिर्फ R बनेगा, R से P नहीं बनेगा, मतलब अभिक्रिया की दिशा बदल गई। या हम चाहते हैं कि पश्च अभिक्रिया ना हो, सिर्फ अग्र अभिक्रिया हो, तो भी आप इस ताप दाब और सांद्रण में परिवर्तन करके अग्र अभिक्रिया के वेग को बढ़ा सकते हैं और पश्च अभिक्रिया के वेग को कम कर सकते हैं। तो ताप दाब और सांद्रण से किसी भी रासायनिक उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया के साम्य को हम परिवर्तित कर सकते हैं।
कैसे परिवर्तित होता है, तो ये हम इसके बारे में डिटेल से देखेंगे आगे। जब ली सातेलिए का सिद्धांत हम पढ़ेंगे कि साम्य अवस्था को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, तो उसमें हम ताप का क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे प्रभाव पड़ता है वो देखेंगे। दाब का प्रभाव देखेंगे, सांद्रण का प्रभाव देखेंगे, अक्रिय गैस मिलाने से क्या प्रभाव पड़ता है और उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है। ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे आगे जब साम्य अवस्था को प्रभावित करने वाले कारक टॉपिक में हम पहुँचेंगे। तो अभी तो सिर्फ हमको ये याद रखना है कि ताप, दाब और सांद्रण में परिवर्तन करने से किसी भी उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया की साम्य अवस्था जो है वो परिवर्तित हो जाती है। तीसरा चीज़, किसी भी उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया में साम्य को हम दोनों दिशाओं से प्राप्त कर सकते हैं या दोनों दिशाओं से स्थापित कर सकते हैं। दोनों दिशाओं मतलब अग्र अभिक्रिया से भी आप साम्य अवस्था स्थापित कर सकते हैं और चाहे तो पश्च दिशा से भी साम्य अवस्था स्थापित कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं H2 और I2, तो H2 और I2 से 2HI बनता है, तो आप H2 और I2 की अभिक्रिया कराकर भी साम्य अवस्था ला सकते हैं और चाहे तो HI से भी साम्य अवस्था स्थापित कर सकते हैं। मतलब इसका अगर आप वियोजन करेंगे तो भी आपको साम्य अवस्था मिलेगा और H2I2 प्राप्त होगा और H2 और I2 की अभिक्रिया कराएंगे तो भी आपको साम्य अवस्था मिलेगा। तो उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में आप किसी भी दिशा से साम्य अवस्था स्थापित कर सकते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ अंतर क्या होता है कि जो प्रक्रम है वो उसका नाम बदल जाता है। जैसे अगर हम यहाँ से साम्य अवस्था स्थापित करेंगे पहली अभिक्रिया से, तो इस अभिक्रिया का नाम रहेगा कि H2HI का हाइड्रोजन आयोडाइड का संश्लेषण, मतलब H2 और I2 से HI का बनना। लेकिन जब हम क्या करेंगे कि दूसरी अभिक्रिया के द्वारा साम्य स्थापित करने की कोशिश करेंगे, तब इस अभिक्रिया का नाम बदल जाएगा और हम इसको क्या कहेंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड का या HI का वियोजन। तो यहाँ पर वियोजन हो रहा है और यहाँ पे संयोजन हो रहा है, पर दोनों ही अभिक्रियाओं से हम साम्य अवस्था स्थापित कर सकते हैं, सिर्फ अभिक्रिया का नाम बदल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट है उत्प्रेरक का प्रभाव। तो उत्प्रेरक का किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के साम्य अवस्था पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सिर्फ प्रभाव क्या पड़ता है, तो प्रभाव ये है कि अगर हम किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं तो उस अभिक्रिया का जो दर है या वेग है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सामान्यतः हम उत्प्रेरक क्यों यूज़ करते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दर या वेग को बढ़ाने के लिए। तो जब हम उत्प्रेरक का उपयोग करेंगे तो क्या होगा, अभिक्रिया का जो दर है वो बढ़ जाएगा और अभिक्रिया का दर बढ़ने के कारण जो साम्य अवस्था थोड़े समय के बाद आ रहा था वो हमको थोड़ा पहले मिल जाएगा। मतलब साम्य अवस्था शीघ्र स्थापित हो जाएगी। सिर्फ क्या हो जाएगा, साम्य अवस्था की जो प्राप्त करने का जो समय है वो बदल जाता है उत्प्रेरक से। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि उत्प्रेरक का साम्य अवस्था पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, सिर्फ अभिक्रिया का दर बढ़ता है। और अभिक्रिया का दर ऐसा है कि सिर्फ अग्र अभिक्रिया का दर बढ़ेगा ऐसा नहीं, उत्प्रेरक जो है दोनों पे प्रभाव डालता है और अग्र और पश्च दोनों अभिक्रियाओं के दर में एक समान वृद्धि होती है, इसलिए साम्य अवस्था हमको थोड़ा सा जल्दी मिलता है। तो उत्प्रेरक का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब आते हैं लास्ट पॉइंट, तो साम्य अवस्था में कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया, अब देखिए कोई भी उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया के साम्य अवस्था को की जो प्रकृति होती है वो गतिक प्रकृति की होती है, ऐसा बोला जाता है। तो कैसे हम पता लगाएं कि गतिक प्रकृति की होती है, तो देखिए इसमें क्या होता है कि जब साम्य अवस्था होता है तो हमको देखने से ये लगेगा कि अभिक्रिया बंद हो चुकी है, अभिक्रिया आर से या रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना बंद हो चुका है, हमको देखने से ये लगता है, पर होता नहीं। आर से पी का बनना भी जारी है और पी से आर का बनना भी जारी है। जब साम्य अवस्था में होती है कोई भी रासायनिक अभिक्रिया तो उस समय भी अभिक्रिया चलती रहती है, वो रुकता नहीं है अभिक्रिया। आर से पी बनते रहता है, पी से आर बनते रहता है, मतलब क्रिया कारक से क्रियाफल बनता है और क्रियाफल से क्रिया कारक बनता है। लेकिन दोनों का जो दर है वो एक समान होता है, जिसके कारण दोनों का भार स्थिर होता है और हमको देखने से क्या लगता है, सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जब सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो देखने से क्या लगेगा कि रासायनिक अभिक्रिया बंद हो चुकी है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया जारी रहती है। और जारी है कि नहीं यही देखने के लिए हम कुछ उदाहरण देखेंगे, जिससे हमको समझ में आ जाएगा कि जो साम्य अवस्था है वो एक गतिक प्रक्रिया है, डायनेमिक नेचर का होता है, वो स्थिर नहीं है।
साम्यावस्था की गतिक प्रकृति। तो इसका एग्जाम्पल, इसको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं डायनेमिक नेचर को। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, फेरिक क्लोराइड है हमारे पास 2FeCl3 और अमोनियम थायोसाइनेट, अमोनियम थायोसाइनेट और फेरिक क्लोराइड की जब अभिक्रिया हम कराते हैं तो इससे क्या बनता है, फेरिक थायोसाइनेट बनता है, फेरिक थायोसाइनेट बनता है। और क्या बनता है, यहाँ पे NH4 है, यहाँ पे बन जाएगा NH4Cl, 3NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड बनता है। और यहाँ पर क्या बनता है, फेरिक थायोसाइनेट बनता है। तो इसका जो रंग होता है वो गहरा लाल रंग का होता है। ये गहरे लाल रंग का हमको क्या मिलेगा, एक सॉल्यूशन मिल जाएगा, विलयन मिल जाएगा इन दोनों के अभिक्रिया कराने से। अब देखिए ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। कैसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, FeCl3 और जब मतलब फेरिक क्लोराइड और सोडियम अमोनियम थायोसाइनेट की जब अभिक्रिया कराते हैं तो उससे फेरिक थायोसाइनेट और अमोनियम क्लोराइड बनता है। प्रारंभ में ये अभिक्रिया सिर्फ एक ही दिशा में चलती है, पर जैसे जैसे इन दोनों की सांद्रता बढ़ती जाती है पश्च अभिक्रिया भी प्रारंभ हो जाता है। और जब साम्यावस्था स्थापित हो जाती है तो दोनों अभिक्रियाएँ एक समान दर से चलती है। लेकिन साम्यावस्था में की जो प्रकृति है वो गतिक है कि नहीं, ये हमको देखना है। तो देखने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें जब साम्यावस्था स्थापित हो जाती है तब उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसमें NH4Cl मिलाते हैं और एक्स्ट्रा NH4Cl मिला देते हैं। बाहर से हम क्या करते हैं, अमोनियम क्लोराइड मिला देते हैं। तो जैसे ही परखनली में हम अमोनियम क्लोराइड को डालते हैं फिर से क्या होता है, इधर NH4Cl की सांद्रता बढ़ जाती है। NH4Cl की सांद्रता बढ़ जाएगी तो फिर साम्यावस्था क्या हो जाएगा, प्रभावित होगा। क्योंकि अभी हम थोड़ी देर पहले देखे थे कि ताप, दाब और सांद्रण में परिवर्तन करने से साम्यावस्था में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो अब वो पहले वाला जो साम्यावस्था है वो नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि साम्यावस्था तभी स्थापित होता है जब दोनों तरफ की सांद्रता क्या हो जाए, एक समान हो जाए और अभिक्रिया का वेग क्या हो जाए, एक बराबर हो जाए। तो जब NH4Cl की सांद्रता बढ़ जाएगी तो पश्च अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा, साम्यावस्था की जो था वो भंग हो जाएगा, जो साम्यावस्था है वो विचलित हो जाएगा। और फिर से साम्य लाने के लिए अभिक्रिया, पश्च अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा और फिर से क्या बनेगा, FeCl3 और NH4C अमोनियम थायोसाइनेट का निर्माण तेज़ी से होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, FeCNS मतलब फेरिक थायोसाइनेट जो है ये फिर से FeCl3 मतलब फेरिक क्लोराइड और अमोनियम थायोसाइनेट में परिवर्तित हो जाता है, जिससे कि विलयन का जो गहरा लाल रंग है वो हट जाता है और विलयन क्या हो जाता है, साफ़ हो जाता है, क्लियर हो जाता है। और इस तरीके से हमको पता चलता है कि अब उस विलयन में जो फेरिक थायोसाइनेट है उसकी सांद्रता बहुत ही कम हो चुकी है और वो किस में परिवर्तित हो चुका है, फेरिक क्लोराइड और अमोनियम थायोसाइनेट में परिवर्तित हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही गहरा लाल रंग हट जाता है फिर से हम क्या करते हैं, FeCl3 को मिलाते हैं। अब फिर से FeCl3 और डालते हैं परखनली में। तो अब क्या होगा, अब इसकी सांद्रता बढ़ गई। इसकी सांद्रता बढ़ने से अब क्या होगा, ज़्यादा मात्रा में फिर क्या बनने लगेगा, फेरिक थायोसाइनेट बनने लगेगा। क्योंकि फिर से क्या होगा, साम्य स्थिति जो है वो भंग हो जाएगा और फिर से साम्य लाने के लिए, साम्यावस्था फिर से स्थापित करने के लिए इन दोनों के बीच अभिक्रिया होने लगती है और अग्र अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है और ज़्यादा मात्रा में फिर हम फेरिक थायोसाइनेट बनने लगता है और पुनः हमको उस परखनली में गहरे लाल रंग का सॉल्यूशन देखने को मिलता है। तो हम देख सकते हैं कि साम्यावस्था क्या है, गतिशील है, गतिक प्रकृति का होता है कि जैसे ही सांद्रता में परिवर्तन होगा वो पुनः अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करता है और तब तक अभिक्रिया का वेग एक समान नहीं होगा जब तक कि साम्यावस्था स्थापित न हो जाए। दूसरा एग्जाम्पल है कैडमियम क्लोराइड CdCl2। इसकी अभिक्रिया जब हम H2S मतलब कैडमियम क्लोराइड में जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को प्रवाहित किया जाता है
तो कैडमियम सल्फाइड बनता है CdS और क्या बनता है 2HCl। अब देखिए CdS जो होता है ये पीले रंग का अवक्षेप होता है, पीला अवक्षेप बनता है। क्या बनता है CdS का पीला अवक्षेप बनता है परखनली में। तो यहाँ पर देखिए जब इसमें भी वही होगा, प्रारंभ में अग्र अभिक्रिया का वेग ज़्यादा होगा, फिर जैसे जैसे कैडमियम सल्फाइड और HCl की मात्रा बढ़ते जाएगी, सांद्रता बढ़ते जाएगी, पश्च अभिक्रिया भी प्रारंभ होगा। फिर दोनों अभिक्रियाओं का जब वेग एक समान हो जाएगा तो साम्यावस्था स्थापित हो जाएगा। जैसे ही साम्यावस्था स्थापित होगा दोनों तरफ क्या होगा, सांद्रता में परिवर्तन देखने को नहीं मिलता, क्योंकि दोनों तरफ अभिक्रियाएं एक समान वेग से चलती है। तो हमको देखने से क्या लगता है कि साम्यावस्था स्थिर प्रकृति का होता है या फिर अभिक्रिया रुक गई है, अभिक्रिया नहीं होती साम्यावस्था में, पर ऐसा नहीं है। इसी को हम देखने के लिए क्या कर रहे हैं, ये प्रैक्टिकल या प्रयोग किया गया तो पता चलता है कि जब हम परखनली में, जब साम्यावस्था में है ये अभिक्रिया, हम क्या करते हैं परखनली में एक्स्ट्रा 2-3 बूंद HCl डालते हैं। 2-3 बूंद परखनली में जब HCl डालते हैं तो क्या होता है, HCl की सांद्रता बढ़ जाती है। अब HCl की सांद्रता बढ़ने से क्या होगा कि साम्यावस्था जो है वो भंग हो जाएगा, क्योंकि साम्यावस्था जो था इससे पहले वो HCl का जो कॉन्सेंट्रेशन और CdS का कॉन्सेंट्रेशन जितना था उसके लिए था। अब यहाँ पर HCl की सांद्रता में वृद्धि हो गई, जिससे कि क्या होगा, साम्यावस्था भंग हो जाएगा। साम्यावस्था भंग होने से फिर क्या होगा, इन दोनों के बीच फिर से अभिक्रिया होने लगेगी। पश्च अभिक्रिया का दर जो है बढ़ जाएगा और ज़्यादा मात्रा में फिर क्या बनने लगेगा, कैडमियम क्लोराइड और H2S, जिसके कारण पीला अवक्षेप क्या हो जाएगा, विलयन से हट जाएगा और विलयन जो है साफ हो जाएगा। अब देखते हैं कि फिर से अब साम्यावस्था स्थापित होने तक ये अभिक्रियाएं, अब पश्च अभिक्रिया का वेग बढ़ा हुआ रहेगा। फिर जैसे ही साम्यावस्था स्थापित होगा इन दोनों अग्र और पश्च अभिक्रिया का वेग बराबर हो जाएगा। लेकिन अब हम क्या करते हैं, फिर से जब H2S गैस प्रवाहित करते हैं इसमें, तो H2S गैस की सांद्रता बढ़ने के कारण फिर से कैडमियम जो है कैडमियम सल्फाइड बनाने लगता है, अग्र अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, इसकी सांद्रता बढ़ने लगती है और हमको क्या मिलता है, विलयन में पुनः पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। तो जैसे जैसे आप सांद्रता में परिवर्तन करते जाएंगे साम्यावस्था भंग होते जाएगा और फिर से साम्यावस्था स्थापित होगा, जिसके कारण क्या होता है, इसकी जो दिशा है वो परिवर्तित होते जाती है, कभी अग्र दिशा में कभी पश्च दिशा में। तो इसकी जो प्रकृति होती है वो क्या होती है, गतिक प्रकृति की होती है, डायनेमिक नेचर होता है। तो यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, साम्यावस्था की प्रकृति क्या होती है, गतिक होती है, स्थिर होती है, इनमें से कोई नहीं, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो ये हो गया साम्यावस्था के बारे में कि उसे क्या क्या विशेषताएं हैं, साम्यावस्था क्या होता है, उसके गतिक प्रकृति। यहाँ तक का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अब आगे हम देखेंगे इसके लिए एक व्यंजक की किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में साम्यावस्था कैसे हम ज्ञात करेंगे। तो आज के इस वीडियो में किसी प्रकार का कोई भी अगर डाउट है तो आप मुझे इस नंबर पे अपने डाउट जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई भी डाउट है व्हाट्सएप कर कीजिए, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, डाउट को क्लियर करेंगे। तो आज का ये क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम देखेंगे द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम और सक्रिय जो द्रव्यमान है वो क्या होता है, सक्रिय मात्रा का मतलब क्या होता है और साम्य स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक क्या हो, कौन कौन से